नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनको मैंने न्यूज़पेपर से लिया है उनको डिस्कस करेंगे। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। हाँ, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने इन वीडियोज़ को लगातार रेगुलरली देखना है। देखिए, करंट अफेयर 2 दिन या 3 दिन में प्रिपेयर नहीं होता। प्लीज़, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, इनको रोज़ाना आप तैयार कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था 5 टॉपिक पर डे का मतलब है कि एक महीने में 150 टॉपिक आपके जो है तैयार हो जाएंगे। और क्योंकि सिर्फ ये एक टॉपिक नहीं होता, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और 7 से 8 महीने में करंट अफेयर पर आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा आप ये सीख पाएंगे कि जो न्यूज़पेपर होता है उससे मैं 5 टॉपिक जो लेती हूँ उनको लेने के पीछे का रीज़न क्या रहा है। एक तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है, तो उस हिसाब से टॉपिक लिए जाते हैं। दूसरा, आपके सिलेबस के साथ किस टॉपिक के रिलेवेंस है। ये नहीं होता कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा दूँ और मैं बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ आपको दिन भर में दे दूँ और फिर आपको लगे कि अरे कितना सारा मतलब पढ़ना है। ऐसा नहीं होता है। क्वालिटी हमें देना चाहिए, छोटी चीज़ें हों लेकिन क्वालिटी हो, ताकि आप पढ़ भी पाएँ, उनको रिवाइज भी कर पाएँ। खैर, चलिए आज शुरू करते हैं अपना वीडियो। हमारा पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है यह है नागा शांति वार्ता। देखिए, भारत की आज़ादी के बाद से ही जो नागालैंड वाला एरिया है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहा था। उन लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की डिमांड को जो है शुरू से ही सामने रखा था और धीरे धीरे इस प्रोसेस में बहुत सारे उग्रवादी संगठन जो है नागालैंड की भूमि पर आ गए थे। उन उग्रवादी संगठनों के साथ जो है केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है, ताकि कुछ उनके डिमांड्स को माना जाए जो कि वैलिड है, और कुछ डिमांड जो है भारत सरकार की उनको मांगनी पड़े जिनको वो इलीगली मांग रहे हैं और भारत सरकार मना कर रही है। तो ये देखिए, 23 साल हो गए हैं इस तरह की वार्ता को चलते हुए, और ऑफिशियली ये जो चली थी ये करीब 1957 के आसपास जो है चली थी। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो अगस्त 2015 में जो नागा पीस टॉक एग्रीमेंट है ये साइन हुआ था। इसके जरिए केवल इतना हुआ था कि हिंसक गतिविधियों से जो है उग्रवादी संगठन दूर रहेंगे और भारत सरकार के साथ मिलकर बातचीत वाले रास्ते को अपनाएंगे। तो इसी चीज को लेकर हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो नागा समुदाय के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं उनके नाम पता होने चाहिए, और तीसरा क्या डिमांड इनके द्वारा की जा रही है ये हमें पता होना चाहिए। वैसे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि मैं अगर आपको स्वतंत्रता के बाद से पूरी हिस्ट्री पढ़ाने जाऊं तो ये देखिए पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मांगता है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि न्यूज़ में था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है कम टाइम में थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो देखिए, जो केंद्र सरकार है उसने NSCN के NSCN रिफॉर्मेशन और NSCN के खांगों के साथ संघर्ष विराम समझौते को और 1 वर्ष तक बढ़ाने का जो है निर्णय ले लिया है। ये 3-4 नाम मैंने क्यों बोले हैं। देखिए, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था शुरू में तो वो कोई एक ही था, लेकिन धीरे धीरे उसमें फूट पड़ी तो उसके 2 भाग हो गए, उनके फिर अलग अलग नाम रखे गए, फिर और फूट पड़ी, फर्दर उनके नाम रखे गए। लेकिन 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो NSCN खापलांग और दूसरा NSCN IM जिसको इसाक मुइवा भी बोलते हैं। और केंद्र सरकार ने जो नागा पीस टॉक एग्रीमेंट साइन किया था वो इस इसाक मुइवा के साथ ही साइन किया था, क्योंकि ये जो उग्रवादी समूह है ये बाकियों का एक तरीके से लीडर है। ठीक है, तो लीडर को अगर आपने मना लिया तो बाकी लोग तो खुद ही मान जाएंगे। आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले नागा लोगों के बारे में। तो जो नागा है दरअसल वो कोई जनजाति नहीं है, कोई एक ट्राइब नहीं है, बल्कि एक जातीय समूह है। बहुत सारे ट्राइब्स जो नागालैंड और उसके आसपास के एरिया में रहती है उन सबको मिलाकर नागा जातीय समूह ये बनता है। इसीलिए देखिए, नागालैंड के लोगों की डिमांड है कि हमें जो है नागालैंड प्लस उसके आसपास का जो एरिया है उसको मिलाकर एक नागालिंगम, एक अलग स्टेट दे दिया जाए जिसको ग्रेटर नागालैंड भी बोलते हैं। तो देखिए, जो जनजातियां शामिल हैं कई इस जातीय समुदाय में, वो कहाँ कहाँ रहती है, नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश, असम, बर्मा यानी कि म्यांमार का जो मध्य सुदूर और पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ये लोग जो है निवास करते हैं।
अब अगर मैं शांति प्रक्रिया की बात करूं तो देखिए, भारत सरकार जो नागा चरमपंथी समूह है उनके बीच शांति प्रक्रिया जो है 23 वर्षों से ज्यादा समय से लटकी हुई है। मैंने आपको बताया जो नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ आपकी नागालैंड है, यानी कि NSCN, उसका इसाक मुइवहा यानी कि जो IM वाला पार्ट है वो एक अलग झंडे और नागालैंड के लिए एक अलग संविधान की जो है मांग करता है। और भारत सरकार इस मांग को नहीं स्वीकार करती, क्योंकि किसी एक राज्य के लिए अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर तो अलग अलग राज्य अपनी डिमांड लेकर खड़े हो जाएंगे, और फिर जो हम एक यूनिट है, जो एक भारत के रूप में हम एक राष्ट्र है, उसकी अखंडता पर देखिए परेशानी आ जाएगी। लेकिन जो इसाक मुइया है वो अपनी इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार इस मांग को मांगती नहीं है, इसीलिए जो है पीस टॉक अभी बीच में रुकी हुई पड़ी है। अब देखिए, जो शुरुआत हुई थी औपचारिक वार्ता की वो हुई थी 1997 से। ठीक है, आपको ये एक्चुअली याद रखनी है डेट। हालांकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि भारत की आज़ादी के बाद से ही जो है नागालैंड वाले एरिया में डिस्टर्बेंस देखने को मिलनी हमें शुरू हो गई थी, और सरकारें जो है बातचीत करने का इरादा भी रखती थी। लेकिन ऑफिशियल टॉक शुरू हुई 1997 से, और उसके बाद अगस्त 2015 में जो है NSCN IM के साथ भारत सरकार ने अंतिम समाधान की तलाश करने के लिए एक समझौते पर साइन किए। अंतिम समाधान नहीं हमें मिल गया, लेकिन वो मिले इसके लिए हम कम से कम बातचीत तो करें, और इसके लिए कम से कम हिंसक गतिविधियां तो रुकें, तब तो बातचीत हो। इसके लिए पीस टॉक एग्रीमेंट जो है साइन हुआ। अब देखिए, जो ये IM है ये शुरू से ही क्या कहते हैं कि जो असम का कुछ एरिया है, मणिपुर का कुछ हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का भी जो कुछ हिस्सा है, जहाँ जो कि नागा बहुल इलाके हैं, इनको मिलाकर एक नागालिंगम अर्थात ग्रेटर नागालैंड की स्थापना की मांग वो करते हैं। अब आप ये बताइए, एक राज्य दूसरे राज्य का अगर एरिया मांगेगा तो क्या दूसरा राज्य इसको सहन करेगा, या फिर कल को और बाकी के राज्य ऐसी डिमांड्स नहीं करने लगेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। और साथ ही वो ना सिर्फ भारत का जो इंटरनल जमीन है उसके डिमांड करते हैं, बल्कि बाहर, मैंने आपको बताया ना बर्मा वाला एरिया में भी ये लोग रहते हैं, उस एरिया को भी ये ग्रेटर नागालैंड के तहत जो है विजन करते हैं। तो ये मांग तो स्वीकार करना संभव ही नहीं है, इसीलिए जो है बातचीत अटकी पड़ी है। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ये उस हिस्से में बहुत सारे हिंसक गतिविधियों का जो है अंजाम देते हैं। और फिलहाल न्यूज़ में ये इसीलिए है क्योंकि सरकार ने जो एक तरीके से संघर्ष विराम समझौता है वो इनके साथ 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो इतना आप जो है अच्छे से समझ गए। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। ये देखिए न्यूज़ में है, एक आर्टिकल आया था वॉच द गैप, जो एक्चुअली बता रहा था कि जो बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट है वो रुपये पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, और इसकी वजह से एक इन्फ्लेशन पर भी जो है प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, मैं आपको इस आर्टिकल के तहत जो भी आंकड़े बताऊंगी उनको मत रटिएगा, क्योंकि आंकड़े तो लगातार बदलते रहेंगे। फाइनल आंकड़े आप और मैं मिलके पढ़ेंगे जब 2023 का हमें पेपर देना होगा और इकोनॉमिक सर्वे आएगा। ठीक है, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी ही, मैं तो यहीं पर हूँ। लेकिन फिलहाल जो है ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ये हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको एक चीज़ ध्यान आ रही होगी कि मैम कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो मुझे पढ़ाई थी जिसमें 400 बिलियन का टारगेट हमने एक्सपोर्ट्स में पूरा किया था, ऐसा आपने बताया था। तो अगर एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं तो आप क्यों कह रही हैं कि ट्रेड डेफिसिट चिंता का विषय है? देखिए, एक्सपोर्ट तो बढ़ रहे हैं लेकिन इसके साथ में हमारे इम्पोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, और क्योंकि जो करंट अकाउंट है उसमें शुरू से ही डेफिसिट था, तो भी एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ इंपोर्ट भी बढ़ रहे हैं, तो वो जो गैप है वो और ज़्यादा वाइड होता जा रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, एक होता है हमारा भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है आपका चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट, दूसरा होता है पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट, फिर होता है आपका आधिकारिक आरक्षित लेन देन, और फिर त्रुटियां तथा छूट होती है। ये तो खैर हमेशा जो है सेम ही रहता है। इसके जो अलग अलग सब पार्ट है उन सब पे तो हम नहीं जाएंगे। आज के टॉपिक के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट है ये करंट अकाउंट, चालू खाता। इस करंट अकाउंट के अंदर फर्दर 3 होते हैं। एक होता है व्यापार संतुलन यानी कि ट्रेड बैलेंस, एक होता है अदृश्य व्यापार संतुलन यानी कि इनविजिबल ट्रेड बैलेंस, और फिर होता है आपके हस्तांतरण भुगतान। एक एक करके समझते हैं। जब आप वस्तुओं की, मर्चेंडाइज गुड्स की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ लेन देन करते हैं तो ये जो सारा का सारा आपका व्यापार है ये आपका करंट अकाउंट के व्यापार संतुलन के तहत जो है आता है। लेकिन क्या हम सिर्फ वस्तुएं
लोकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो माल ही बेचते हैं, हम सर्विसेज भी तो देते हैं और सर्विसेज लेते भी हैं, तो ये कहाँ जाएगा? तो देखिए जो सर्विसेज है वो अदृश्य जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो इस वाले सेगमेंट में जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, कुछ धन का हस्तांतरण भी होता है, तो ये सब हमारा तीसरे सेगमेंट में आता है। हमारे इंटरेस्ट में क्या है? भुगतान संतुलन, उसका भी चालू खाता और उसका भी व्यापार संतुलन। तो देखिए मैंने आपको बताया व्यापार संतुलन हमेशा याद रखिएगा, इसमें सिर्फ वस्तुएं या फिर अगर मैं एकदम टेक्निकल टर्म यूज करूँ तो मर्चेंडाइज जो गुड्स होते हैं केवल वही जो है आते हैं, तो इसमें हमेशा जो है हमारा डेफिसिट रहता है। सर्विसेज वाले में हम देखिए सरप्लस में रहते हैं और यही जो है हमारा थोड़ा सा करंट अकाउंट को बैलेंस भी करता है। आइए अब थोड़ा सा डाटा देखते हैं। यहाँ पर देखिए मार्च 2022 का डाटा जो है दिखाया गया है। अगर आप मर्चेंडाइज गुड्स की बात करें तो जो एक्सपोर्ट हुए वो लगभग 42 के हुए। अगर आप इंपोर्ट्स की बात करें तो लगभग 60 के हुए। मैं बिलियंस की बात कर रही हूँ। तो देखिए आपका ट्रेड बैलेंस कितना हो? -18, यानी कि -18 बिलियन। 18 बिलियन का आपको घाटा हुआ। अब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो देखिए एक्सपोर्ट कितने हुए आपके? 22 बिलियन के लगभग। इंपोर्ट कितने हुए? 13 बिलियन के लगभग। तो सरप्लस आपका कितना आ गया? करीब आपका 9 का सरप्लस आ गया। अब इस 18 में से 9 को अगर आप घटा देंगे तो आपके पास सिर्फ 9 बिलियन का जो है घाटा रह गया है। इसी को अगर आप देखिए मार्च 2021 से कंपेयर करेंगे तो ये देखिए 5 था, और अगर मार्च 2020 से करेंगे तो ये देखिए 2 था। यानी कि ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है लगातार बढ़ रहा है, और यही चीज है कि जिसकी वजह से हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जितने बिलियंस हैं ये सब है, ये तो आपको नहीं याद करने हैं, लेकिन वो जो चार्ट मैंने आपको समझाया उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इकोनॉमिक्स की क्लास में सर बहुत प्यारे तरीके से उसको जो है कवर कराते हैं। इतना आप समझ गए। और यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है कि जो वस्तुओं का निर्यात है, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, वो दरअसल 38 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, और 22 को ही मार्च के महीने में लगभग 42 अरब डॉलर था। इंपोर्ट देखिए घटे हैं, और ये घटकर करीब 58 अरब डॉलर हो गए हैं, क्योंकि मार्च में 60 थे लेकिन अभी भी ये अच्छे खासे हैं। तो इसलिए ट्रेड डेफिसिट अभी जो हमारा चल रहा है वो 20 अरब डॉलर जो है हो गया है। ये तो एक डाटा था समझने के लिए। बात करते हैं हम इंपोर्ट किन चीज़ों का ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट किन चीज़ों का ज़्यादा कर रहे हैं। निर्यात हम कर रहे हैं पेट्रोलियम उत्पादों का, इलेक्ट्रॉनिक और जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनका। आयात की बात करें तो हम कर रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों का, कोल और ब्रिकेट्स और साथ में गोल्ड। हालांकि गोल्ड का इंपोर्ट देखिए कम हुआ है बट स्टिल ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इतना आप समझ गए। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, कॉलेजियन सिस्टम। देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की जो नियुक्ति होती है, उनके जो तबादले होते हैं, इसका कोई तो प्रोसेस होगा। तो इसको करने की जो एक प्रणाली है उसी को कॉलेजियम सिस्टम जो है कहते हैं। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सिर्फ एक हिंट दिया गया था कि जजेस की नियुक्ति कैसे हो, पूरी एक प्रोसेस नहीं बताई गई थी। तो इस प्रोसेस को विकसित होने में 3 केस लगे, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के नाम से इसको जाना जाता है। थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसी निर्णय से विकसित हुई है ये कॉलेजियम प्रणाली। और ये जो प्रणाली है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले से संबंधित है। और क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर में बताया गया है कि कॉलेजियम ने 2 नेम जो हैं रिकमेंड किए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो इसीलिए आज हम इसको जो है पढ़ रहे हैं। ध्यान आपने ये रखना है इस कॉलेजियम सिस्टम का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जिक्र नहीं है। अच्छा, तो कहाँ से आई है? तो 1998 में जो आपका थर्ड जजेस मामला आया था उसके तहत ये जो है प्रभाव में आई थी। अब इसमें होता क्या है कि आप बार बार कॉलेजियन सिस्टम तो बोल रहे हो, भाई ये है क्या? देखिए जी सुप्रीम कोर्ट के CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, साथ में 4 उनके वरिष्ठ जो है सहयोगी होते हैं। उनको मिलाकर जो 5 जजेस का एक पैनल बैठता है, ये लोग जो है रिकमेंड करते हैं भाई किसको कहाँ जज बनाना है, किसका तबादला कहाँ करना है, और इसी प्रणाली को जो है कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। ये काम कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो हम 4 वरिष्ठ उनके सहायककार हैं, ये लोग मिलकर कुछ रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजते हैं। केंद्र सरकार भी कुछ नाम इनको भेजती है। फाइनली उन नामों पर केंद्र सरकार जो है जांच करती है। उसके बाद केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को अपना लिस्ट सौंप देती है। अब जब वो लिस्ट फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाती है, मतलब कॉलेजियम पैनल के पास पहुंच जाती है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है। कई बार क्या होता है
कि सुप्रीम कोर्ट ने जो, या फिर आप कहें पैनल ने जो नेम भेजे थे जजेस के, वो नेम केंद्र सरकार को ठीक नहीं लगे, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कुछ नाम दे दिए। तो कॉलेजियम जिन नामों को दोबारा रिकमेंड करता है वो रिकमेंडेशन केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होती है। ध्यान रखिएगा, 2 बार अगर भेज दिया किसी का नाम तो वो आप पर बाध्यकारी है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, कैच ये है, नाम तो बाध्यकारी है लेकिन उसकी जो नियुक्ति करनी है उसकी कितनी समय सीमा होनी चाहिए कि भाई आज आपको रिकमेंडेशन मिली और इतने महीनों के अंदर आपको इसकी नियुक्ति कर देनी है, ये कहीं पर मेंशन नहीं की गई है। तो इसमें कई बार बहुत डिले भी हो जाता है। तो केंद्र सरकार भी अपना खेल लेती है और सुप्रीम कोर्ट का पैनल तो है ही। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। कॉलेजियम प्रणाली संविधान में जिक्र नहीं है। दूसरा, अगर पैनल कॉलेजियम का किसी नाम की सिफारिश 2 बार कर देता है तो केंद्र सरकार पर यह बाध्यकारी है। तीसरा, आपने ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार पर बाध्यकारी होने के बावजूद कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। इतना जो है ध्यान रखिएगा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। एक है अनुच्छेद 124(2), एक है अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 124(2) कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के जो उच्च न्यायालय होंगे उतने जितने के राष्ट्रपति को इस काम के लिए जरूरी लगते हैं उनसे परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। परामर्श वर्ड को ध्यान रखना है। मुद्दा एक्चुअली ये था, पूछा ये गया कि जो परामर्श वर्ड है ये मैंडेटरी है या फिर बस एक एडवाइस है। तो देखिए पहले जजेस केस में कुछ कहा, दूसरे में कुछ कहा, तीसरे में ये कह दिया पहली बात तो ये परामर्श बाध्यकारी होगी। दूसरा, अकेले सीजीआई की बात को परामर्श नहीं माना जाएगा। जब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो अपने 4 जजेस के साथ मिलकर कोई रिकमेंडेशन करेंगे उसको ही जो है परामर्श माना जाएगा, वो राष्ट्रपति पर जो है बाध्यकारी होगी। तो इस परामर्श वर्ड को लेके देखिए प्रॉब्लम थी। इसके बाद अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों में किस तरह से नियुक्ति करनी है उसकी बात करता है। राष्ट्रपति करेंगे, राज्यपाल से परामर्श करके करेंगे, और अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी उसमें परामर्श ली जाएगी। तो ये जो परामर्श वर्ड है इसी की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि हमारी जो रिकमेंडेशन है, हमारी मतलब पैनल की, कॉलेजियम सिस्टम की, वो आप पर जो है बाध्यकारी होंगी। तो इतना आप समझ लीजिए, बाकी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोनों आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा। पॉलिटी का ये टॉपिक है, इसको स्टैटिक में बहुत अच्छे से जो है पढ़िएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए। ये न्यूज में है, क्यों? पहला तो देखिए स्पाइस जेट जो एक्सीडेंट हुआ है, स्पाइस जेट में सीवियर टर्बुलेंस जो है एक्सपीरियंस किया गया जिसकी वजह से यात्रियों जो है वो भी घायल हो गए थे। तो एक तो ये इसलिए न्यूज़ में है। दूसरा, आज ही के पेपर में न्यूज़ आई है कि जो एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड था उसको फ्लाइट में बोर्ड नहीं होने दिया और इस चीज़ की जाँच भी जो है डीजीसीए कर रहा है। तो जब कोई अथॉरिटी, कोई रेगुलेटरी बॉडी लगातार न्यूज़ में रहती है तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हमारा धर्म है उसको पढ़ना और हमारा कर्म है लगातार ये वीडियोस को देखना। तो आइए देखते हैं, जो डीजीसीए है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसका साथ एक अटैच्ड ऑफिस है और ये दरअसल एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से जो है निपटता है। अगर बात करें कि जो भारत में हवाई परिवहन सेवाएं हैं उनकी रेगुलेशन और साथ में जो है नागरिक हवाई जो नियम है, हवाई सुरक्षा है, उड़ान योग्यता मानक है, उन सबको लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा जो एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है उसके साथ मिलकर काम करने के लिए भी यही बॉडी जो है। इसके जो अलग अलग रीजनल ऑफिसेस तो हैं ही, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ठीक है, अब इसके काम देख लेते हैं क्या क्या है। तो सिविल विमानों का पंजीकरण करना, उड़ान योग्यता के प्रमाण पत्र देना, विमान यातायात नियंत्रकों को लाइसेंस देना, परिचालन का प्रमाण पत्र देना, दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करना, ठीक है, दुर्घटना निवारक उपायों को लागू करना, ध्वनि और इंजन के उत्सर्जन को लेकर निगरानी करना और विमान के पुर्जों के विनिर्माण का जो है संवर्धन करना। इस तरह के काम इसके द्वारा किए जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम भारत के अंदर एक अथॉरिटी को पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें पता होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसकी स्थापना हुई 1944 में। ये संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना जो हुई थी राज्यों के द्वारा जो शिकागो कन्वेंशन अपनाया गया था उसके संचालन और प्रशासन के लिए की गई थी। मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है।
आपके लिए होमवर्क ये है कि ये जो शिकागो कन्वेंशन है किस चीज़ से संबंधित है, ये आपने मुझे बताना है। और जब आप कमेंट करके रिप्लाई करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने जो पढ़ाया उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, उसको समझा और आप रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो शिकागो कन्वेंशन का भी रिप्लाई कीजिएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। इतना हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज। ये देखिए नासा की एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, उनको मिला है, तो हमें इस प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए 2022 की जो विजेता है उनका नाम है डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़वेग, ठीक है। और ये नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज के एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक है। इनका नाम आपको जो है ध्यान रखना है। अच्छा, ये पुरस्कार किसको मिलता है? जो भी भोजन के क्षेत्र में भोजन की गुणवत्ता, उसकी मात्रा या उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मानव के विकास में कुछ संवर्धन करते हैं, उनकी इस कार्य को, इस उपलब्धि को मान्यता प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। दिया किसके द्वारा जाता है ये भी तो पता होना चाहिए। तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा ये देखिए किया जाता है। इस पुरस्कार की जो परिकल्पना है वो तो 1970 में जो है की गई थी। किसके द्वारा? जो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो अब हमें एक फैक्ट ये भी पता चल गया कि वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन माने जाते हैं? डॉक्टर ई नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, इस पुरस्कार का गठन कब हुआ? तो ये 1986 में जो है हो गया था। ये प्राइज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको खाद्य और कृषि के क्षेत्र का एक नोबेल पुरस्कार जो है माना जाता है। अब हम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पढ़ रहे हैं तो नेशनल लेवल पर इससे संबंधित क्या हुआ है ये भी पता होना चाहिए। तो एक भारतीय को भी पुरस्कार मिला है। वो कौन है? जिन्होंने भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया के फादर माने जाते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनको 1987 में देखिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए वर्ल्ड फूड प्राइज, ये टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उसका रिप्लाई आपने ज़रूर करना है। वीडियो से संबंधित कोई फीडबैक है तो वो ज़रूर देनी है और हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो नमस्कार।